हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपी एचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का जीएस का भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का जीके का प्रैक्टिस सेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा जीडीसी एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। नेट एग्जाम के लिए भी मिल जाएगा। एंड बात की जाए आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के समाजशास्त्र के प्रैक्टिस सेट की, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए नोट्स के लिए आप सभी बहुत से बच्चे कह रहे थे, तो ये नोट्स आ चुके हैं। इसमें आपका पूरा यूपी पीजीटी का जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कराया गया है। सेकेंड ग्रेड के लिए समाजशास्त्र के अगर नोट्स आप चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आपको ये भी यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक्स रहते हैं, तो उसके भी नोट्स मिल जाएंगे। वन लाइनर में भी यहाँ पर नोट्स हैं। एंड थिंकर से रिलेटेड नोट्स आते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। और अभी इस समय नवरात्रि सेल चल रही है, ये 31 मार्च तक रहने वाली है, जिसमें कुछ छूट दी जा रही है समाजशास्त्र के नोट्स में, प्रैक्टिस सेट में और जीएस के प्रैक्टिस सेट में। कोई भी इससे जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर है ये, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। कुछ ही देर में बस क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। 475 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, टीके उमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। ऑप्शन है आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमानों के आधार पर, विकल्प बी सत्ता की संरचना के आधार पर, विकल्प सी नगरीय सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक पारिस्थितिकी के आधार पर, या फिर उपयुक्त सभी के आधार पर। टीके उमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर इनमें से किसके आधार पर बताया है? आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमानों के आधार पर, या फिर सत्ता की संरचना के आधार पर, या फिर नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक पारिस्थितिकी के आधार पर, या फिर इनमें से ये सभी हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर? कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उपनगर, पृष्ठ प्रदेश, नगरीय पड़ोस, मलिन बस्ती। चलिए बताएं, नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? उपनगर। ठीक है, उपनगर। और उपनगर की अवधारणा किसने दी है? लुई वर्थ ने दी है। ठीक है, उपनगर की अवधारणा किसने दी है? लुई वर्थ ने दी है। और इसके अलावा लुई वर्थ ने घेटो की अवधारणा भी दी है। नगरीकरण की अवधारणा भी लुई वर्थ के द्वारा ही दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, नगरीकरण से संबंधित उप सैद्धांतिक सिद्धांत का निरूपण किसने किया? फिशर, बर्गेस, लुई वर्थ, गोल्फपेन। यहाँ पर ऑप्शंस है। नगरीकरण से संबंधित उप संवैधानिक सिद्धांत का निरूपण किसने किया? फिशर, बर्गेस, लुई वर्थ, गोल्फपेन। यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए बताएं क्या होगा यहाँ पर? नगरीकरण से संबंधित उप सैद्धांतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बर्गेस के द्वारा। बर्गेस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स बताई जा रही हैं, इसे आप याद रखेंगे। रूरल अर्बन सोशोलॉजी, और ये बुक्स एग्जाम्स में पूछी जाती है। रूरल अर्बन सोशोलॉजी, और ये बुक किसके द्वारा दी गई है? ये बुक किसकी है? सोरोकिन व जिमरमैन की। सोरोकिन व जिमरमैन के द्वारा ये बुक दी गई है, रूरल अर्बन सोशोलॉजी। रूरल अर्बन सोशोलॉजी सोरोकिन एंड जिमरमैन की है। इसके अलावा द अर्बन कम्युनिटी। ठीक है, द अर्बन कम्युनिटी ये हो जाएगी। और ये किसकी है? ये पार्क एंड बर्गेस की है। ठीक है, पार्क व बर्गेस की बुक है
द अर्बन कम्युनिटी। इसके अलावा अर्बन सोशियोलॉजी के नाम से भी एक पुस्तक है, अर्बन सोशियोलॉजी। ये किसकी हो जाएगी? ये बर्गल की पुस्तक हो जाएगी। एक अर्बन बिहेवियर है, ठीक है, अर्बन बिहेवियर है, और ये किसकी हो जाएगी? E.G. एरिक्सन की हो जाएगी। E.G. एरिक्सन की हो जाएगी अर्बन बिहेवियर, अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया, है ना, अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया। ये किसकी हो जाएगी? M.S.A. राव की, M.S.A. राव की पुस्तक हो जाएगी, ये याद रखेंगे। देखिए, रूरल अर्बन सोशियोलॉजी सोरोकिन एंड जिमरमैन की है। द अर्बन कम्युनिटी पार्क एंड बर्गस की है। अर्बन सोशियोलॉजी बर्गल की है। अर्बन बिहेवियर E.G. एरिक्सन की है। अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया M.S.A. राव की है। ठीक है, ये बुक्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, इस पर आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता नगरीयता की नहीं है? विभिन्नता, सामाजिक संबंधों की खंडीकृत विशेषताएं, भाग्यवादी समुदाय, या फिर अंतर्निर्भरता की उच्च मात्रा। यहाँ पर नगरीयता की नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। नगरीयता की नहीं है, भाग्यवादी समुदाय होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, नगरीय विश्लेषण में पारिस्थितिकी उपागम के विकास का श्रेय किसे जाता है? फ्रैंकफर्ट स्कूल, वियना स्कूल, शिकागो स्कूल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। नगरीय विश्लेषण में पारिस्थितिकी उपागम के विकास का श्रेय किसे जाता है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा शिकागो स्कूल। ठीक है, शिकागो स्कूल होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखेंगे, अमेरिका में सर्वप्रथम 1892 में शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई थी। ठीक है, समाजशास्त्र विभाग की स्थापना होती है। सबसे पहले समाजशास्त्र विभाग की स्थापना कहाँ हुई थी? शिकागो विश्वविद्यालय में हुई थी, अमेरिका के। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और इस शिकागो जो यूनिवर्सिटी, या हम क्या है, शिकागो स्कूल के हैं, तो उसमें अध्ययन का क्षेत्र क्या है? किसका अध्ययन किया जाता है? तो नगरीय समस्याएं का किया जाता है। ठीक है, नगरीय समस्याएं। अब ये नगरीय समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? अपराध है, ठीक है, अपराध है, विचलन हो सकता है, ठीक है, गरीबी है, ठीक है, ये सभी हो सकती है, और ये सभी है, और इन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पर शिकागो स्कूल होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने कहा कि सामूहिक प्रतिनिधानों का आंतरिकरण करना ही समाजीकरण है? ऑप्शंस में है दुर्खीम, जॉनसन, फ्रायड, अगस्त कॉम्ट। चलिए बताएं, यहाँ पर क्या होगा? क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से किसने कहा कि सामूहिक प्रतिनिधानों का आंतरिकरण करना ही समाजीकरण है? यहाँ पर दुर्खीम हो जाएगा। ठीक है, दुर्खीम हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामूहिक प्रतिनिधानों का आंतरिकरण करना ही समाजीकरण है। जॉनसन दिया गया है, तो जॉनसन ने क्या कहा था? सभी प्रकार का शिक्षण समाजीकरण नहीं है। ठीक है, सभी प्रकार का शिक्षण समाजीकरण नहीं है, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहारों को आंतरिकृत करना ही समाजीकरण है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। सभी तरह का शिक्षण समाजीकरण नहीं कहलाता, बल्कि समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहारों को आंतरिकृत करना ही समाजीकरण कहलाता है। ये किसका कहना था? जॉनसन का कहना था। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इनकी दुर्खीम की, तो दुर्खीम को अगस्त कॉम्ट का उत्तराधिकारी कहा जाता है। ठीक है, अगस्त कॉम्ट का उत्तराधिकारी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसके अनुसार पुनः समाजीकरण पुनः शिक्षा विचारधारा को परिवर्तित करने या विचारों को सुधारने के रूप में हो सकता है? ऑप्शन से पार्सन्स, ब्रूम एंड सेल्जनिक, हक्सले, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। पुनः समाजीकरण पुनः शिक्षा विचारधारा को परिवर्तित करने या विचारों को सुधारने के रूप में हो सकता है। ये बात किसके द्वारा की गई है? यहाँ पर क्या हो जाएगा?
ब्रूम एंड सेल्जनिक हो जाएगा, ठीक है, ब्रूम एंड सेल्जनिक हो जाएगा। पार्सन्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो पार्सन्स का आप याद रखेंगे, इन्होंने समाजीकरण के 2 प्रकार बताए थे, ठीक है, सोशलाइजेशन के 2 टाइप्स बताए थे। एक तो इन्होंने बताया है प्राथमिक समाजीकरण, ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा द्वितीयक समाजीकरण। दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वितीयक समाजीकरण हो जाएगा, ठीक है, इसे याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन शीर्षक पुस्तक किसने लिखी? एम एन श्रीवास्तव, एम एस गोरे, योगेंद्र सिंह, पी एन प्रभु। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यह पुस्तक किसकी है? हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा लिखी गई है? हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यह पी एन प्रभु की है। अच्छा, केवल सोशल ऑर्गेनाइजेशन आती, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1909 में आई है, ये किसके द्वारा दी गई है? सी एच कूले की है। ये किसकी पुस्तक है? सी एच कूले की है। कूले ने इस पुस्तक में प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी, ठीक है, प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके उदाहरण इन्होंने 3 बताए थे। एक तो परिवार को बताया था, दूसरा इन्होंने पड़ोस को बताया था, और तीसरा मित्र मंडली को बताया था, ठीक है। और प्राइमरी ग्रुप किसको कहा था? कि व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध एवं सहयोग पाया जाता हो, ऐसे व्यक्तियों के संकलन को ही इन्होंने प्राइमरी ग्रुप कहा था, प्राथमिक समूह कहा था, जिसके उदाहरण परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली बताया था। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनकी है, कूले की है, जो कि 1909 में आती है। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन है ये पी एन प्रभु की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में विवाह एवं परिवार पुस्तक के लेखक कौन है? मॉर्गन, एस सी दुबे, कपाड़िया, मजूमदार यहाँ पर दिया गया है, बताएं यहाँ पर। भारत में विवाह एवं परिवार पुस्तक के लेखक कौन है? मॉर्गन, एस सी दुबे, कपाड़िया, मजूमदार। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? के एम कपाड़िया, ठीक है। ये बुक कब आती है? 1955 में आती है। इनका नवसारी, ठीक है, गुजरात के नवसारी पर इनका अध्ययन रहा है। गुजरात के नवसारी पर अध्ययन किसने किया है? कपाड़िया ने कहा किया है, ठीक है। और विवाह के, ठीक है, हिंदू विवाह के, सॉरी, ठीक है, हिंदू विवाह के उद्देश्य इस इन्होंने किसके कौन कौन से बताए थे? ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक तो बताया था धर्म, दूसरा रति, और तीसरा प्रजा। ये सही क्रम में भी लगाने को आता है, तो ये ऐसे ही क्रम में आपको याद रखना है। धर्म, रति, प्रजा, सॉरी, धर्म, प्रजा, रति, धर्म, प्रजा, रति, ये गलत, उल्टा हो गया थोड़ा, ठीक है। धर्म, प्रजा, रति, धर्म, प्रजा, रति है, ये सही है, ठीक है। इसे ऐसे ही याद रखेंगे। धर्म, प्रजारति सही क्रम में लगाने को आता है। किसने हिंदू विवाह के उद्देश्य बताए हैं? के एम कपाड़िया ने बताए हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए। प्रश्न है, अपराध का कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है? शास्त्रीय सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, प्रारूपवादी सिद्धांत, समाजशास्त्री सिद्धांत। चलिए बताएं। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? अपराध का कौन सा सिद्धांत है जो सुखवाद पर आधारित है? शास्त्रीय सिद्धांत है, ठीक है। शास्त्रीय सिद्धांतों का ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शास्त्रीय सिद्धांत हो जाएगा। बेकारिया इससे जुड़े हुए हैं। और अपराध शास्त्र के जनक में नाम आएगा लोम्ब्रोसो का। लोम्ब्रोसो ने जन्मजात अपराधी का सिद्धांत दिया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत प्रलेख नहीं है? ऑप्शन देखिए, सार्वजनिक संगठनों की रिपोर्ट, जीवन इतिहास, पत्र, डायरी यहाँ पर दिया गया है। इनमें से कौन व्यक्तिगत प्रलेख नहीं है? चलिए बताएं। जीवन इतिहास, पत्र, डायरी, या फिर सार्वजनिक संगठनों की रिपोर्ट। क्या होगा यहाँ पर? सार्वजनिक संगठनों की रिपोर्ट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए किसने कहा परिवर्तन में मूल्य महत्वपूर्ण है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, और नॉट टॉयनबी, टॉलकेट, पार्सन्स यहाँ पर दिया गया है। बताएं, परिवर्तन में मूल्य महत्वपूर्ण है या किसका कहना है?
यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवर्तन में मूल्य महत्वपूर्ण है, ये किसने माना था? यहाँ पर पार्सन्स होगा। ठीक है, परिवर्तन में मूल्य महत्वपूर्ण है, ये किसका कहना था? पार्सन्स का कहना था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स बताए गए हैं। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन को किस आधार पर किसने परिभाषित किया? तो मैकेवर कहते हैं सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, संबंधों में परिवर्तन की बात मैकेवर ने की है। किंग्सली डेविस कहते हैं हम ऐसे परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहेंगे जो सामाजिक संरचना और उसके प्रकारों में जो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर प्लस उसके फंक्शंस में जो चेंजेस है उसको सोशल चेंज कहा है किंग्सले डेविस ने। गिडिंस कहते हैं प्रत्येक समाज की एक आंतरिक संरचना होती है और जब उस आंतरिक संरचना में हमें कोई परिवर्तन देखने को मिलता है तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। तो आंतरिक संरचना में परिवर्तन की बात किसने की है? गिडिंस ने। मैरिल एल्ड्रिस कहते हैं मानवीय क्रियाओं में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने मत व्यक्त किया है कि संयुक्त परिवार व आधारशिला है जिस पर हिंदू सामाजिक संगठन निर्मित है? ऑप्शन से यहाँ पर राधाकृष्णन, पी.एन. प्रभु, पी.वी. काणे, के.एम. पानिकर। चलिए बताएं, हिंदू परिवार व आधारशिला है जिस पर हिंदू सामाजिक संगठन निर्मित है, यह किसका कहना है? यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर पी.एन. प्रभु हो जाएगा। ठीक है, पी.एन. प्रभु हो जाएगा। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनकी बुक है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनकी बुक है पी.एन. प्रभु की। और यहाँ पर के.एम. पानिकर आप देख रहे हैं। ठीक है, के.एम. पानिकर देख रहे हैं तो इसे भी आप याद रखेंगे। इन्होंने हिंदू समाज की इकाई किसे बताया था? हिंदू समाज की इकाई क्या है? संयुक्त परिवार है। पानिकर ने हिंदू समाज की इकाई ज्वाइंट फैमिली को बताया था, संयुक्त परिवार को बताया था। इसके अलावा पानिकर ने हिंदू सामाजिक संगठन के स्तंभ कितने बताए थे? 2 बताए थे। ठीक है, 2 स्तंभ बताए थे, एक तो जाति व्यवस्था कास्ट सिस्टम और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, तो ये 2 स्तंभ हिंदू सामाजिक संगठन के किसने बताया? कास्ट सिस्टम एंड ज्वाइंट फैमिली, के.एम. पानिकर ने। और पानिकर हिंदू समाज की इकाई ज्वाइंट फैमिली को बताते हैं। यहाँ पर पी.एन. प्रभु होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वैदिक अध्ययन पद्धति का गुण है? ऑप्शन है गहन और सूक्ष्म अध्ययन, इकाई से संबंधित पूर्ण ज्ञान, व्यक्तिगत अनुभव में वृद्धि या फिर ये सभी। इनमें से कौन एक वैदिक अध्ययन पद्धति का गुण है? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक अध्ययन पद्धति यानी केस स्टडी मेथड को बर्गस ने क्या कहा था? बर्गस ने क्या कहा था? सूक्ष्मदर्शीय पद्धति, सूक्ष्मदर्शीय पद्धति कहा था बर्गस से। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जब समग्र की सभी इकाइयों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक इकाई के चुनाव की समान संभावना प्राप्त होती है तो उसे कहा जाता है? ऑप्शन है उद्देश्य निर्देशन, दैव निर्देशन, स्तरित निर्देशन, गुच्छ निर्देशन। क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या हो जाएगा? दैव निर्देशन कहा जाएगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जाति के लिए सही नहीं है? जाति व्यवस्था में भोजन पर प्रतिबंध, जाति व्यवस्था जन पर आधारित है, जाति व्यवस्था में संस्करण पाया जाता है, जाति व्यवस्था में संस्करण नहीं पाया जाता है। जाति के लिए सही नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या होगा बताएं?
यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर बताएं, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये विशेषताएं आपको बताई जा रही हैं। विशेषाधिकार, ठीक है, ये घुरिये द्वारा बताई गई हैं, ठीक है, जो एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। देखिए, यहाँ पर क्या होगा, जाति व्यवस्था में संस्करण नहीं पाए जाते, ये यहाँ पर गलत होगा। जब हम घुरिये की बात करते हैं तो घुरिये ने ही सबसे पहले जाति व्यवस्था का व्यवस्थित अध्ययन किया था। किस पुस्तक में बात की थी इन्होंने? कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन में 1961 में ये इनकी बुक आती है। जाति व्यवस्था से संबंधित इन्होंने 6 विशेषताएं दी थी। एक तो इन्होंने संस्करण को बताया, दूसरा खंडात्मक व्यवस्था को बताया, तीसरा खान पान व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध इन्होंने बताया, चौथा यहाँ पर हो जाएगा विभिन्न जातियों की नागरिक व धार्मिक निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार है, पांचवा यहाँ पर हो जाएगा व्यवसाय की स्वतंत्र चुनाव का अभाव, और छठा आखिरी होगा अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध। ठीक है, ये 6 विशेषताएं इनके द्वारा बताई गई हैं। ठीक है, 6 विशेषताएं घुरिये ने बताई हैं। अक्सर ये इस तरह से विशेषताएं दे दी जाती हैं और उसमें से बताना होता है कौन सा सही है या कौन सा गलत है, या फिर किसकी बात घुरिये द्वारा की गई है या किसकी बात घुरिये द्वारा नहीं की गई है। और इन्होंने, ध्यान रखेंगे आप, जाति व्यवस्था की रीढ़ किसे बताया था? अंतर विवाह को बताया था। इसे भी आप याद रखेंगे कि भी इस तरह से प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अनेक संस्कृतियों में कुछ व्यक्तियों की निश्चित सामाजिक संबंध में एक दूसरे से औपचारिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को कहते हैं। ऑप्शन से परिहास व्यवहार, परिहार व्यवहार, सहप्रसविता या पितृशवस्ते। बताएं, अनेक संस्कृतियों में कुछ व्यक्तियों के निश्चित सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से औपचारिक दूरी बनाए रखने को क्या कहा जाता है? दूरी बनाने की बात यहाँ पर हो रही है, उसे हम परिहार व्यवहार कहेंगे। ठीक है, परिहार संबंध कहेंगे, जिसकी बात टाइलर द्वारा की गई थी। ठीक है, सेकस्टी प्रथा की बात भी टाइलर ने की थी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम परिहास जोकिंग रिलेशंस की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? रेडक्लिफ ब्राउन का है। ठीक है, ये किसका है? रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा ये दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, विकल्प ए है, एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन तक का अकुशल हाथों से किया जाने वाला कार्य उपलब्ध कराना, विकल्प बी लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, विकल्प सी सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना, विकल्प डी या फिर ये सभी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सभी राइट हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, कथन और कारण दिया गया है। कथन कह रहा है, हम संस्था के एक घटक सदस्य नहीं बन सकते, कारण संस्था कार्य करने का एक व्यवस्थित तरीका होती है। बताएं क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा यहाँ पर? विकल्प ए होगा। ठीक है, कथन और कारण सही है, और जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों में कौन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर आधारित है? ऑप्शन से नातेदारी संगठन, एक धार्मिक संगठन, या फिर एक औद्योगिक संगठन, या फिर एक सजातीय संगठन। इनमें से कौन सा संगठन है जो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर आधारित है? यहाँ पर क्या होगा? एक औद्योगिक संगठन होगा, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अच्छा, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष कैसी प्रक्रिया है? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष कैसी प्रक्रिया है? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर वेबर की बात करते हैं तो वेबर प्रतियोगिता शांतिपूर्ण संघर्ष है।
ठीक है, प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है? वेबर ने कहा है। कई बार किसी परीक्षा में भी देखने को मिला है, वहां पर कोजर को बताया गया है। ठीक है, कोजर गलत है, कोजर ने नहीं कहा है। प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है? वेबर ने कहा है। और इसके ये दो प्रकार बताते हैं, एक तो नियंत्रित प्रतियोगिता है, नियंत्रित प्रतियोगिता, दूसरी हो जाएगी अनियंत्रित प्रतियोगिता। नियंत्रित प्रतियोगिता और दूसरी हो जाएगी अनियंत्रित प्रतियोगिता। तो ये दो प्रकार प्रतियोगिता के किसने बताए? नियंत्रित अनियंत्रित, ये वेबर के द्वारा बताए गए हैं। और इसके अलावा ग्रीन ने, ठीक है, ग्रीन ने सहयोग को कहा था, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है। सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है? ग्रीन ने बताया है। और ग्रीन ने सहयोग के प्रकार कितने बताए हैं? 3 बताए हैं। एक तो है प्राथमिक सहयोग, ठीक है, प्राथमिक सहयोग, दूसरा हो जाएगा द्वितीयक और तृतीयक सहयोग। ठीक है, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग हो जाएगा। तो ये 3 जो प्रकार हैं वो किसने बताए हैं सहयोग के? ग्रीन ने। सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष ग्रीन ने कहा। प्रतियोगिता यानी कि प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा? वेबर ने। नियंत्रित अनियंत्रित, ये 2 प्रकार बताए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारत में सामाजिक परिवर्तन को विश्लेषित करने के लिए वैविध्य परंपरा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? SP नागेंद्र, SC दुबे, MN श्रीनिवास, ल्यूड्यूमो। भारत में सामाजिक परिवर्तन को विश्लेषित करने के लिए वैविध्य परंपरा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? वैविध्य परंपरा यानी कि बहुल परंपरा की बात हो रही है। यहाँ पर उन्होंने 6 तरह की परंपराओं की बात की थी। ठीक है, परंपरा के 6 प्रकार बताए थे। एक तो उन्होंने राष्ट्रीय परंपरा कहा, ठीक है, राष्ट्रीय परंपरा हो जाएगी। दूसरा हो जाएगा शास्त्रीय परंपरा, राष्ट्रीय परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा हो जाएगी। तीसरी यहाँ पर स्थानीय परंपरा है, स्थानीय परंपरा। फिर हो जाएगी स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा हो जाएगी। इसके अलावा प्रादेशिक परंपरा हो जाएगी। ठीक है, प्रादेशिक परंपरा हो जाएगी, इसे भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा पश्चिमी परंपरा हो जाएगी। ठीक है, पश्चिमी परंपरा। तो ये 6 प्रकार, राष्ट्रीय, शास्त्रीय, स्थानीय परंपरा, स्थानीय व उपसांस्कृतिक परंपरा, प्रादेशिक परंपरा और पश्चिमी परंपरा, ये दुबे द्वारा बताए गए हैं। बहुल परंपरा या वैविध्य परंपरा का जो कॉन्सेप्ट है ये श्यामाचरण दुबे द्वारा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है पुस्तक से संबंधित, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर किसकी है? ऑगबन एंड निमकॉफ, विसेंट मिलर, पीटर वर्सले, कॉल पोलाइनी। यहाँ पर ऑप्शंस है अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर किसकी हो जाएगी? विसेंट मिलर की हो जाएगी, बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? ऑप्शन देखिए, गरीबी का कारण बेकारी है, बेकारी का कारण गरीबी है, गरीबी और बेकारी दोनों एक दूसरे के कारण और परिणाम है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर सही पूछा जा रहा है, तो गरीबी और बेकारी ये दोनों ही एक दूसरे के कारण और परिणाम है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निर्धनता की संस्कृति सिद्धांत में, ऑप्शन देखिए, विकल्प ए है संरचनात्मक दशाओं को निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया है, विकल्प बी श्रम के शोषण को निर्धनता के कारण के रूप में पहचाना गया है, विकल्प सी प्रतिभा और कौशल के अभाव को निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया है, या फिर विकल्प डी व्यक्तियों और समूहों की अभिवृत्तियों, विश्वासों और व्यवहार को निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया है। निर्धनता की संस्कृति के सिद्धांत में क्या है, यहाँ पर क्या होगा सही? आप लोग बताएं। निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? ऑस्कर लेविस ने। ठीक है, ऑस्कर लेविस ने दी है। कहाँ पर इनका अध्ययन रहा है? मैक्सिको पर इन्होंने अध्ययन किया है। यहाँ पर संरचनात्मक दशाओं को निर्धनता के कारक के रूप में पहचानने की बात हुई है, ऑप्शन ए यहाँ पर। ठीक है, अध्ययन कहाँ पर किया है ऑस्कर लेविस ने? मैक्सिको पर इनका अध्ययन रहा है। दरिद्रता की संस्कृति या निर्धनता की संस्कृति इस तरह से देता है प्रश्न में। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से जो सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता वो बताना है। ऑप्शन है प्रकारों का एक समूह को हस्तांतरण, भूमिकाओं में संघर्ष, एकात्म का ह्रास्य, या फिर व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन। सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता है। यहां पर क्या होगा सही? सामाजिक विघटन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ये किसकी हो जाएगी? एलियट मैरल की पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, एलियट एंड मैरल की ये बुक है।
और एलियट एंड मैरल किसे कहते हैं? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, समूह में संबंधों का टूटना। ठीक है, समूह में संबंधों का टूटना क्या है? सामाजिक विघटन है। लैंडिस क्या कहते हैं? लैंडिस ने क्या कहा? सोशल कंट्रोल। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण का भंग होना सामाजिक विघटन कहलाता है। यहाँ पर व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह है। ऑप्शंस हैं, एक दूसरे से पृथक नहीं होते, एक दूसरे से पृथक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, सदैव एक दूसरे के निकट सहयोग करते हैं। सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह क्या होगा? सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह यहाँ पर क्या होगा? सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं। ऑप्शन डी, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।